सो हेलो वेलकम एवरीवन। अगर आप एक नीट और जेई एस्पिरेंट हैं तो एक वीडियो आपके लिए। जी हाँ, कुछ रियल एक्सपीरियंस कराने के लिए मैं एक नीट एस्पिरेंट को इनवाइट कर चुका हूँ। तो चंदन बताओ, कैसा एक्सपीरियंस रहा नीट को चूज करके? सो रिसेंटली आई एम स्टडिंग क्लास 12th। बट जब मैंने ये सोचा कि भाई मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मतलब मैंने एक ड्रीम बनाना था कि भाई मेरे को बायो लेना है, फिर अच्छे से पढ़ाई करना है। मैंने फिर 11th करी है, मैं 12th में कर रहा हूँ। तो मतलब मेरा ऐसा रहा है कि भाई बस मेहनत करते जाओ, वो ड्रीम आपके पास चल के आएगा। हार्ड वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। बस मेहनत करना है। जैसे 6 महीने में पेपर होने वाला है तुम्हारा, यस। तो अब क्या माइंडसेट है पहले को लेकर के? माइंडसेट ये है कि पहले अपने को 12th कंप्लीट करना है, फिर जो भी समय बचेगा फिर बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं। प्रेशर ऑलरेडी इतना आ ही जाता है क्योंकि आप अगर आप साथ में बोर्ड एग्जाम भी कर रहे हो, फिर नीट का भी एग्जाम देना, तो प्रेशर मतलब ऑलरेडी आप मतलब लोग ऐसे भी कहते हैं भाई प्रेशर नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर आ जाता है। एक बस ऐसा मतलब माइंडसेट में रखना है कि नहीं भाई मेरे को बोर्ड भी करना है, फिर नीट भी करना है। तो पहले मतलब मैंने डिसाइड किया पहले मेरे को 12th कर लेना है, फिर 12th के बाद तो अच्छे से 12th हो जाए तो बस हमारे सर भी कहते हैं कि बेटे अगर आपने 11th अच्छी से मतलब अगर थोड़े एवरेज भी बच्चे रहे हो ना 11th में, ऐसा नहीं कि आपको टॉपर बनने के लिए होते हैं, लेकिन आप अगर एवरेज भी रहे हो तो 12th आप आसानी से कर सकते हो। और फिर हमें 12th हमारा आई थिंक अक्टूबर लास्ट या फिर सितंबर अक्टूबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम अपना 11th का रिवीजन करें, फिर बोर्ड का हमारे साथ में चलेगा। बढ़िया, अच्छी बात आपने कही कि 11th बहुत ज्यादा मायने रखता है नीट के वो लिए। तो क्या अगर किसी बच्चे का 11th खराब हो चुका है, क्या वो 12th में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? खराब इन सेंस करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं, तो फिर थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता है। खराब का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ है कि उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। बिल्कुल थोड़ा बहुत क्योंकि एक्चुअली होता है क्या नहीं, चैप्टर सारे करने होता है, फिर कुछ ऐसा बेसिक चीज है जो भी 11th में पढ़नी पड़ती है जो कि आपको 12th में पड़ेगी। तो ऐसा अगर आप बोलो कि नहीं भाई मैंने 11th बिल्कुल नहीं करी तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करी तो 12th बिल्कुल नहीं होगा। बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कोई एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आसानी से 12th मैं भी एक हो सकता स्टूडेंट रह चुका हूँ, अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ और जी। बहुत सारे बच्चों से मैंने सुन रखा है जी। कि जैसे फिजिक्स के बीच बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग होता है। वो तो जैसे अगर मान लो 11th में बेसिक मैथ्स जैसे आते हैं, अगर उस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो क्या वो रोटेशनल सॉल्व कर सकता है? डिफिकल्टी होती, लेकिन मतलब हमारी ऐसा नहीं, हमारी बेसिक में बहुत अच्छी रही, लेकिन एक मतलब एवरेज था, थोड़ा बहुत हमने मेहनत करी। तो इस वजह से सर हमें लगा कि भाई अगर बेसिक्स मैथ तो हमें भी जब सर ने शुरू किया ना पढ़ाना, हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन हमने कहा भाई अगर मान लो नहीं होगी बेसिक्स मैथ फिर हम बिल्कुल ही हमारा 11th खासकर फिजिक्स हमारा खराब हो जाएगा। फिर हमारे सर ने बोला बेटे ऐसा मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा बहुत एफर्ट डालो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस जितना अच्छी कर लोगे आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने थोड़ी प्रैक्टिस करी। ऐसा नहीं, रोटेशन मेरा बहुत बढ़िया रहा है। रोटेशन मतलब हमारे टीचर भी कहते हैं कि रोटेशन को बच्चे बहुत हार्ड चैप्टर मानते हैं, क्योंकि जितने सारे चैप्टर पढ़ो, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम वगैरह, फिर उसका सारा आपको कॉन्सेप्ट उसमें यूज करना होता है। तो उतनी मतलब अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करी। रोटेशन मेरा मतलब टॉपर नहीं रहा, लेकिन अच्छा रहा मेरा रोटेशन। मतलब मैंने सुन रखा है जैसे रोटेशन और जो एसएसएम चैप्टर है, हाँ वो क्या ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है? हार्ड इन सेंस का मतलब बहुत माइंडसेट ऐसा नहीं कि मतलब इन्वायरमेंट मतलब बना दिया है कि भाई एसएचएम और ट्यूशन बहुत हार्ड होते हैं। फिर लेकिन जब हमारे सर ने हमें पढ़ाना शुरू किया ना, तो बेटे एक बात बस ये मान लो कि लोग क्या कहते हैं उससे अपने को मतलब नहीं है। बस जैसे मैं पढ़ाऊँ बस फोकस करना है, ज़्यादा में नहीं, बस थोड़ा एफर्ट लगाओ। चैप्टर ये बहुत ईजी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मक्खन का चैप्टर जाएगा। बस प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस से बड़े कुछ नहीं होता इतनी चैप्टर के लिए। मतलब जैसे मैंने बचपन से सुना है कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो जी। तो फिजिक्स थोड़ा सा आपका टफ हो जाता है। तो होता क्या ना कि हम लोग बायो वाले हैं, तो ऐसा हम लोग मेंटलिटी बना देते हैं कि भाई आप बायो लिए हो। लोग कहते हैं भाई मेरे को लग रहा है तो बायो लिए, इसमें तेरे को मैथ्स डर लगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमने फिजिक्स करी, ऐसा नहीं कि हम भी बोर्ड्स एग्जाम दिए, हम भी मैथ्स पढ़ी है, फिजिक्स करी है, हम भी 9 से हम लोग बेसिक मैथ थोड़ा बहुत जो भी न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग सॉल्व करते थे। तो डर ऐसा नहीं कि हम बायो वाले को मैथ्स से बिल्कुल डर लगती है फिर हम फिजिक्स नहीं करना चाहते। इसमें लोग ऐसा मेंटली बना दे भाई यार तू बायो ले तेरे को बहुत डर लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। आजकल जैसे 10th पास करके जो जी। बच्चे 11th क्लास में आ रहे हैं, वो अचानक से इतना सिलेबस देख के तो पैनिक हो जाते होंगे। हाँ। उनके लिए क्या तुम्हारा सुझाव? पैनिक ओके होता क्या ना कि 10th में हम लोग देखते हैं भाई बहुत कम है, साइंस में मतलब चैप्टर कम से जाते हैं, लेकिन फिर जब हम 11th में आते हैं हमें कॉन्फिडेंट इतना लगता है भाई 10th में कुछ भी नहीं करा हमने, बस इतना कम करा, बोर्ड एग्जाम दे दिया, आराम से बोर्ड एग्जाम निकल गया। फिर हम जब 11th में आते हैं तो कॉन्फिडेंट इतना जाता है, मतलब बच्चे शुरू में पैनिक हो जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा पैनिक में उसको घबराने की बात नहीं, पैनिक होना क्या है, बस मेहनत करते रहो। फिर हमने भी 11th में गई तो हमारे सर ने बताया कि बेटे कंटेंट बहुत ज़्यादा, लेकिन मेहनत करते रहो,
थोड़ा बहुत स्पीड बढ़ता है क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो एक सिलेबस का लिमिटेशन होता है, तो टीचर भी ये बोलते हैं कि बेटा बस पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ने पैनिक नहीं ली थी, तो मतलब करी थी अच्छी। मैं ऐसा नहीं कहता मैं टॉपर था, एवरेज था। अगर आप 11th में एवरेज भी हो तो 12 आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मतलब एक करंट स्टडिंग स्टूडेंट के लिए तुम्हारे जी। नज़र में डिस्ट्रैक्शंस कितने हो सकते हैं? डिस्ट्रैक्शन देखिए, अभी मतलब हमारे इन्वायरमेंट में लोग ऐसा बता रखा है कि भाई अभी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है, इंटरनेट में। जैसे हम लोग फोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास सब है। डिस्ट्रैक्शन मतलब डिपेंड आप पे करता है कि भाई आप उस चीज़ को मतलब कैसे अपने लिए यूजफुल यूज़ कर रहे हो या फिर आपके लिए हार्म कर रहा है। फ़ोन हम भी यूज़ करते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी थोड़ा बहुत इंटरटेन करते हैं, फ़ोन से ऐसा बात नहीं है। लेकिन इंटरटेन करने के साथ साथ कभी कोई लेक्चर हो या कोई टॉपिक है, छोटे मोटे टॉपिक समझ में नहीं आती, तो हम लोग वहाँ से है वीडियो रहती है आधे घंटे की, 1 घंटे की, जो भी टॉपिक क्लियर नहीं होती, मैं वहाँ से हम लोग यूट्यूब से एक्सेस कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। क्या बस एक फोन डिस्ट्रैक्शन है या कुछ, जैसे तुम अलग स्टेट से आके अगर अभी राजधानी में शिफ्ट किए हो, जी। है ना, तो उस कोई बच्चा अगर अपने घर से निकल के कहीं दूर जाता है तो वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने का सोचता है, हाँ। तो उस टाइप में भी तो कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते होंगे। इसलिए मैं भी मतलब कोई बड़े शहर से, मैं भी बिहार से जा रहे हैं पढ़ने। हमने बहुत ड्रीम देखी थी कि भाई हमें भी जाना, अच्छे करना है, डॉक्टर बनना, अच्छे ड्रीम कॉलेज में जाना है। तो एक्चुअली होता है क्या है कि आप एक छोटे से इन्वायरमेंट, जब बड़े इन्वायरमेंट है, इतना बड़ा दिल्ली इंडिया कैपिटल है, और यहाँ के इन्वायरमेंट बहुत अलग है, तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई गया तो अच्छे से रहना, संगत अच्छी खराब मिल गई तो फिर। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आपको अच्छे फ्रेंड मिले ना, तो वो कहते हैं कि अगर दोस्त अच्छा मिल गया तो फिर जिंदगी सवर हो जाती है। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आप मतलब अपने को आपको विश्वास है कि नहीं भाई मेरे दोस्त कैसे, बस मेरे को, मैं आया हूँ छोटे शहर, यहाँ आया हूँ, छोटे शहर से आ गया हूँ, बस मेरे को अपना ड्रीम पूरा करना है, फिर अपने ड्रीम कॉलेज जाना है, मैंने जो सपना देखा तो मेरे को पूरा करना है। जैसे तुम अभी बहुत ड्रीम कर रहे हो जो कि एक एमबीबीएस सीट पाना है, जी। तो मेरी सिस्टर भी पहले नीट का प्रिपरेशन कर रही थी जी। और आज पीएमसीएच में ये उसका अपना आगे जाना है। एडमिशन हो रखा है। तो आज वो पीएमसीएच में अंदर एमबीबीएस का प्रिपरेशन कंप्लीट करके अब एक डॉक्टर बनने को हो चुकी है, जी। तो फिर भी इसका वही रोना है कि अब तो पहले नीट के टाइम नीट क्या ही हार्ड है, नीट का प्रिपेयर करना उतना हार्ड नहीं रह गया जितना एमबीबीएस के अंदर जाके हार्ड है। इसके बारे में क्या थिंकिंग? तो पहले ये था कि हम लोग जानते हैं नीट से पहले एआईपीएमटी था, मतलब लोग पहले कहते थे कि एआईपीएमटी का क्वेश्चन लेवल थोड़ा अप होता है, मतलब बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता था। लेकिन क्या है, समय के साथ अपने आप को लोग अपडेट कर रहे हैं, सिलेबस अपडेट हुआ है। अब वो तो ऐसे हमारे दोस्त लोग भी कहते हैं कि भाई हम डॉक्टर्स हैं ना, कॉलेज जाने के बाद हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। भाई मौज मस्ती तो आईटीएस लोग करते हैं, वो लोग कॉलेज लाइफ अच्छे से जीते हैं। हमने कहा भाई क्या है, अभी अगर हम ड्रीम देखें डॉक्टर्स का, कोई बात नहीं है, अगर 4 साल अगर एमबीबीएस करनी है वहाँ पे, उसी 4 साल एमबीबीएस करते करते मस्ती करनी, खुद ही करना, पहले नहीं लगे भाई अब जाएंगे कॉलेज में, फिर मेरे को 4 साल पढ़ना ही पढ़ना है, एमबीबीएस करना है। ठीक है भाई, जो समय मिलेगा उसी में अपना मौज मस्ती कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पे क्या तुम्हारा सोच है कि जैसे तुम अपने पेरेंट्स से अब अलग हो, जी। पेरेंट्स तुम्हारा देख नहीं रहे कि तुम क्या कर रहे क्या नहीं, तो ऐसा क्या है कि अगर यहाँ पे तुम अगर किसी को गर्लफ्रेंड भी बनाते हो तो कोई समझ नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा, कोई तुम्हारे घर वालों को बता नहीं पाएगा, इस पे क्या थिंकिंग है तो तुम्हारी? बेसिकली बात ये ना कि मैं मतलब चाइल्डहुड से मैं हॉस्टल में गया, तो हॉस्टल में ऐसा था कि मतलब वहाँ पापा हमारे, चाहे जो भी हमारे पेरेंट्स थे, मतलब महीनों को लोग मिलने आते थे। तो मतलब धीरे धीरे हॉस्टल में रहा, फिर मतलब मेरे को इन्वॉल्व मिल गया भाई, अपनी अहमियत पता चली, गार्जियन कैसे मेहनत करके आपको खर्चे जो भी है, आपके पढ़ाई लिखाई जो भी पैसा दे रहा है। तो मेरा मेंटेलिटी बना भाई, अब हम लोग इतने बड़े हो गए तो गार्जियन को थोड़ा बहुत दुख तो अपना बांट ही सकते हैं, हम लोग शेयर कर सकते हैं, भाई पापा इतने मेहनत कर रहे हैं। तो ये था कि भाई जो भी कुछ पढ़ाई करना है ठीक है, दुनियादारी है, गर्लफ्रेंड वगैरह लोग बहुत करते हैं, मोमेंट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को आ गया तो जो भी है अपना पूरा करके जाना है, ताकि गार्जियन भी खुश हो। उन्होंने जो एफर्ट्स हमारे प्रति डाला है, उनका एफर्ट्स उन्हें मतलब ये नहीं लगे कि हमारे बच्चे ने बर्बाद कर दिया, उन्हें ये मिलना अभी जिस चाहिए। इंस्टीट्यूट में पढ़े उसमें तो बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, कोएड है, तो उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं, मतलब मैं कोई आप सोच के मतलब बोलो कि भाई क्या सरप्राइजिंग बात है, मैं भी आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी से पढ़ता हूँ दिल्ली। मतलब मेरे क्लास में लड़कियां भी ऐसी है ना, मतलब अपने पढ़ाई लिखाई से मतलब हाँ भाई दोस्त तो है, हंसी मजाक होती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत किसी बात पे झगड़ी भी हो जाती है, लेकिन दोस्त है, आराम से चीज पढ़ते लिखते, टेस्ट वगैरह हम लोग का सब एकदम सही चल रहा है। अच्छा, बड़ा अच्छा बात कहा, टेस्ट का। टेस्ट कैसे अपियर करते हो, क्या कभी स्किप भी किया, टेस्ट में कम नंबर आए, कुछ उससे मोटिवेशन डिमोटिवेशन कुछ क्या? देखिए मतलब हमारे सर भी कहते, हमारे बहुत दोस्त लोग भी कहते हैं कि भाई देख तू पढ़ाई करी है नहीं करी है, वो कहते हैं ना टेस्ट प्रैक्टिस हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं कि भाई प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारा मन है कि भाई ठीक है, टेस्ट में अगर आपको 2 नंबर कम ही आ रहे हैं, क्या आप जितना एक्सपेक्ट किए थे कि नहीं भाई मेरे को 240 मार्क्स का टेस्ट हुआ तो मेरे को 220 या फिर 200 प्लस आना चाहिए, लेकिन अगर 190 आया है तो मोटिवेशन है डीमोटिवेशन, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर सकते नहीं ये पीरियड डीमोटिवेशन या फिर मोटिवेशन है। अपने आप को हम ये बता सकते हैं कि भाई अगर मेरा 200 क्रॉस नहीं किया तो
तो हमें जानना पड़ेगा कि भाई कौन से टॉपिक थी जो कमजोर रहेगी, हम लोग एनालिसिस करेंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल। इसलिए तो मेरा मानना ये है कि टेस्ट स्किप मत करो, भले नंबर 0 नंबर ही क्यों ना है, टेस्ट स्किप नहीं करना, टेस्ट पूरे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एनालाइज करो, फिर उस टॉपिक में मेहनत करो, आराम से नंबर आने ही आएगा, दिक्कत है। अच्छा, एक बिगिनर के लिए क्या सजेशन? बिगनर के लिए मैं बोलूँगा कि भाई आप जब किसी छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हो, मेहनत करो, पैनिक होने की किसी तरह की जरूरत नहीं है। अगर आप आए हो 11-12 करो, अच्छे से हम लोग जानते हैं नीट जेईई में बेसिकली 11-12 से बोले जाते हैं कि सिलेबस रहता है, मतलब मैंने बहुत आफाई सुन लिया ना कि नीट में कहते हैं भाई 40% 11 से आता है, इतना 12 से आता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें सजेस्ट किया कि भाई अगर आप नीट की तैयारी या फिर जेईई कर रहे हो, आपको 11-12 की एनसीईआरटी बेसिकली लोग कहते हैं भाई एनसीईआरटी फोकस करना, बिल्कुल अच्छे से कर लो। तो मेरा मानना है कि भाई अगर आप 11-12 कर रहे हो फिर नीट में आ रहा है तो 50-50% वाला ये माइंडसेट कर लो कि भाई 50% 11 से आएगा, 50% 12 से आएगा। ऐसा कुछ सोचना नहीं कि भाई 40% इधर से आ रहा है, 60 इधर से आएगा। तो ये माने चलना है 50-50 दोनों तरफ से 11-12 दोनों से मिला के आएगा, अपने को उसी बेसिस पे तैयारी करना है। मैं बेसिकली ये करना चाहता मतलब हूँ। जैसे एक बिगिनर आए हैं, अभी भी कुछ बच्चे वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जिन लोगों को एडमिशन लेना था, बहुत सारे बच्चे कुछ लेट एडमिशन लिए, तो उनके कुछ बैकलॉग्स हो रखे हैं, तो वो कैसे कवर करेंगे उस बैकलॉग्स को और अपना करंट कैसे कंटिन्यू कर पाएंगे? बैकलॉग मतलब मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि अगर आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, बेसिकली बात ये कि आपको अपने प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हमें प्रेजेंट में कोई टॉपिक हमारे जैसे बेसिक मैथ का चल रहा है, तो अगर बेसिक्स मैथ से पहले कुछ हमारा बैकलॉग रह गया, तो मैं बोलता हूँ कि अगर आपको अभी एक्स्ट्रा समय मिले, क्योंकि बैकलॉग पीछे का था, फिर अगर बैकलॉग करने में लग जाओगे तो फिर आपको प्रेजेंट खराब होगा, फिर अगर प्रेजेंट खराब होगा तो आगे जो भी टॉपिक उससे लिंक आता जाएगा, कनेक्ट होगा, फिर आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। मैं बोलता हूँ जब भी आपको खाली समय मिले, 1 घंटे का, आधे घंटे का या फिर 2 मिनट का ही क्यों ना मिले, उस 2 मिनट में ये कोशिश करना है कि बैकलॉग थोड़ा बहुत कंप्लीट करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि प्रेजेंट को नहीं छोड़ना है, अपने को जो भी प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसको कंप्लीट करना है। इधर से अगर आप प्रेजेंट में अपना टॉपिक छोड़ दोगे, फिर आप क्लास में पीछे आ जाओगे, और फिर जब क्लास में पीछे तो आपको ये बात लगेगा भाई मेरे दोस्त लोग आगे चल रहे, फिर मैं कैसे पीछे आ गया। इसलिए प्रेजेंट को लेकर चलना है। आप बैकलॉग के लिए आधे घंटे का जो भी समय मिले आपको दिन में निकालो और फिर आगे का अपना कंटिन्यू करो। तो अभी जैसे 6 महीने बच चुके हैं, जी तो इस लास्ट 6 मंथ में बोर्ड से पहले 6 महीने बचे हैं, तो अब क्या तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि बोर्ड्स को भी देख के चलना है, दोनों है। हमारे तो बेसिकली मैं बहुत थैंक्स करता हूँ अपने इंस्टीट्यूट को। हमारे इसमें जो टेस्ट का हुआ है ना शेड्यूल में, तो बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही ब्रिलियंट है। मैं बहुत बहुत थैंक्स अपने इंस्टीट्यूट को कहता हूँ। उन्होंने ऐसा मतलब टेस्ट का शेड्यूल रखा है ना कि अगर जैसे मान लें आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, फिर फर्स्ट चैप्टर जब आप भूलते भूलते आओगे, बस आपसे एक और उस चैप्टर का टेस्ट लेते हैं। मैं बोलता हूँ भाई ऐसा इंस्टीट्यूट सब बच्चे को मिले, सब एफर्ट कर पाए, लेकिन सबकी अपनी अपनी जो भी है इच्छा सबकी पूरी हो। तो हमारा टेस्ट शेड्यूल ऐसा रहा है, तो फिर उस हिसाब से हमारे इंस्टीट्यूट में ये कर रखा है कि बच्चों को कैसे टेस्ट देना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। और फिर हमारे जब 12th सिलेबस कम्प्लीट हुआ, फिर हमारे इंस्टीट्यूट ये टेस्ट शेड्यूल कर रखा है कि आपको 11th का भी टेस्ट देना है। तो हम लोग साथ साथ में 11th की भी रिवीजन करेंगे, और बोर्ड एग्जाम तो 12th से करनी है, तो 12th हमने पढ़ रखी है, बस हमें अच्छे से रिवीजन करना, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी स्कूल के सारे इंटरनल एग्जाम सब तो सब होते जाएंगे, हमें उससे कोई दिक्कत करने की बात नहीं है। चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अब आप कमेंट्स में बताओ कि कौन से टॉपिक्स है जिसको हम कवर नहीं कर पाए। उसके आगे हम कुछ फिर एक चंदन को बुलाएंगे और हम दोनों मिलके कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कुछ हम सीख पाए, कुछ आप सीख पाओ, और मिलके हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।